नमस्कार साथियों, स्टैटिट्यूड यूपी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यूपी पैट का एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है 6 और 7 सितंबर को है। तो हम आज से एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम यूपी पैट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको शुरू करते हैं। तो एक मैराथन कर रहे हैं, हम डेली 50 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। देखो, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपके में यही 50 क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊँगा वही आ जाए, लेकिन क्या पता इनमें से आपको मिल जाए या इसके साथ ही आप कुछ और क्वेश्चन भी तैयार कर लोगे। तो पेशेंस रखना। क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़ीरो से शुरू करेंगे, हम सरल से लेके बड़े तक लेके जाएंगे। तो अगर कोई सरल क्वेश्चन दिख रहा है तो अपने आप को ये मत समझिए कि मुझे इससे ज़्यादा आता है और मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर आगे कठिन क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा लिखा है, पहला मान के चलिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इसका जो उत्तर है वो है 1931 को। देखिए, 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत हुआ था गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब ये जो संशोधन कर दिया गया है इसमें और अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि ये जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से था, हिंदी भाषा से था, अनुसूचित जाति से था या फिर राष्ट्रपति चुनाव से था। तो हम सभी को जैसा कि पता है तो जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्थिति देता था आर्टिकल 370, है ना। तो ये जो आर्टिकल 370 था, जो कि आपको पता होगा काफ़ी अभी ट्रेंड में रहा था, तो ये जो था इसको अभी डिमोलिश कर दिया गया है। तो अभी ये ख़त्म हो गया है ना। जो विशेष स्थिति देता था, जैसे कि वहाँ पे कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता था या फिर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कानून थे। एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ख़त्म हो गया तो अभी इसको डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसको हम बता दें, ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। और ये कब ख़त्म हुआ है साथियों? 5 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया था। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको भूलना नहीं चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। आपके सामने ऑप्शन है पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग या फिर लौह युग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पिछली बार अगर आप पैट में देखें तो मुझे लगता है कि शायद 2 क्वेश्चन जो थे जो एंसेंट हिस्ट्री से पूछे गए थे, जिसमें शायद सिंधु घाटी सभ्यता से था और एक शायद किसी और से था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो आप ये इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसका पाषाण युग तो नहीं है और ना ही नवपाषाण युग है, तो इसका सही उत्तर है कांस्य युग। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग से है। अच्छा, अगर आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़नी है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, तो आप यूपी पैट के ही प्लेलिस्ट में जाइएगा जिसमें हमने व्याख्या से सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ाया है। तो एक एक पॉइंट जाके वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है। अभी तो इसका सही उत्तर जो है वो कांस्य युग है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन पढ़े उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता है, ये जो कांस्य युगीन है, ये 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। देखो, एक संक्षेप में मैं आपके लिए बता देता हूँ। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका समय देखो कई भागों में बांटा हुआ है ना। तो अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपको उसमें जो 2500 ईस्वी पूर्व जो माना जाता है वो कांस्य युगीन माना जाता है। देखो, हड़प्पा जो सभ्यता है उसी में ही आप सिंधु घाटी सभ्यता को भी पढ़ते हो। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बताओ ज़रा, ये जो बंदरगाह था वो उसका प्रमाण कहाँ से मिला या फिर वो कौन सा बंदरगाह था? तो मैं आपको उसको बता देता हूँ, लोथल। ठीक है। अब ये मुझे आप ये बताओ, ये जो लोथल है ये भारत के किस हिस्से से प्रमाण मिलते हैं, या आप मुझे बताओगे। ठीक है। कमेंट बॉक्स में टाइप करना, जो लोथल है वो वर्तमान में भारत की किस स्थिति को दर्शाता है, यानी कि किस हिस्से को मिलता है। अच्छा चलो, हम यूपी की बात कर रहे हैं ना, यूपी पैट की बात कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे और बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता से जो आलमगीरपुर है, ठीक है, आलमगीरपुर से हमें क्या प्रमाण मिले हैं? ये मेरठ में है, आपको पता है, ये यूपी के है ना, यूपी से रिलेटेड है आलमगीरपुर और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है। चाहे आपका पीसीएस हो गया, चाहे स्टेट पीसीएस हो गया, चाहे यूपीएससी में भी कई बार इससे पूछा गया है। तो ये आप मुझे बताओगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और छोड़ रहा हूँ, ये चाहे मत बताना, ये आप ढूंढ के रखना। जो चावल के प्रमाण हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, ये कहाँ से मिले? तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा आपसे इंपॉर्टेंट पूछे जाते रहते हैं हर एग्जाम में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैट की तैयारी कर रहे हो। अगर आप कोई भी, चाहे स्टेट पीसीएस हो गया, चाहे फिर आप यूपीएससी है, यूपीएससी में भले ही आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, आप पढ़े यूपी ट्रिपल एससी रहे हो, बट यूपीएससी में भी इस तरीके के फैक्चुअल सवाल आपसे पूछ ले जाते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तांबा और कांसे के औजार भी यहीं से हमको मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको पता है, चलो मैं एक बार बता देता हूँ, मातृ देवी की मूर्ति है
काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये हमें कहाँ से मिली है बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन और छोड़ के जा रहा हूँ। आप बोलोगे मुझे इतने सारे क्वेश्चन दे दिया, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बताए हैं, इसलिए मैंने कहा है कि आप एक बार वीडियो को देख लेना, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और ये अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका आंसर है रिकेट्स, ठीक है। जो विटामिन डी है वो हड्डियों में कैल्शियम जमाने में मदद करता है। आप सभी को पता है, कभी भी आपको कमजोरी होती है या हड्डियाँ, आपको पता है मम्मी हमेशा से ही बचपन से हमें कहती थी कि बेटा दूध पी क्योंकि तेरी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, या पापा अक्सर कहते हैं कि धूप में जाके बैठ तुझे विटामिन डी मिलेगा। तो इसलिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी हमारा क्या करता है आपको पता है, इसकी कमी से बच्चों में हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। चलो अगला क्वेश्चन है, हम सबको पता है, बहुत ही सरल है, इसका आंसर आपको दिख गया होगा। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एक बार देख लेना, 1940 1942 में हुआ था, ना ही 1945 में, ना ही 1947 में। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताओगे नहीं बताओगे, साइमन कमीशन कब आया था? आपको पता है ना, इंडियन मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, तो साइमन कमीशन का एक बार देख लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन है कि, अच्छा ये तो बता ही देता हूँ मैं, 8 अगस्त 1942 को इसकी बम्बई में घोषणा हुई थी और इसे ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोमुख, मानसरोवर, बद्रीनाथ या अमरकंटक? तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो गोमुख कहा जाता है। इससे याद रखना, गा से गंगा और गा से गोमुख, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गंगा उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग से गंगा कहा जाता है, ठीक है। चलो ये पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट, याद रखना, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अच्छा चलो, गंगा की हम बात कर रहे हैं तो आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दोगे, ठीक है। एक तो गंगा की यूपी में, ठीक है, क्योंकि यूपी से जुड़ा हमारा एग्ज़ाम है और अधिकतर आपसे पूछ लेता है। तो यूपी में लंबाई कितनी है, ठीक है, पहला क्वेश्चन, आप ये मुझे इसका जवाब दोगे। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र यूपी के किस जिले से है, ठीक है। ये आप दूसरा क्वेश्चन मुझे बताओगे। चलो तीसरा और बताओगे, कितने जिले गंगा यूपी में कवर करती है, ठीक है, कितने जिले, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप बताओगे मुझे, या आप मुझे मत बताना, आप ये ढूंढ के रखना, ये गंगा से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछे जा सकते हैं। कहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ, ये आप मुझे बताओगे, और ये मैं किसके संदर्भ में पूछ रहा हूँ, यूपी के पूछ रहा हूँ, ठीक है। गंगा सिर्फ यूपी में ही नहीं है, वैसे तो और में यूपी में भी जाती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे ये मैंने उत्तर प्रदेश रिलेटेड पूछे। तो यूपी की लंबाई कितनी है गंगा की, ठीक है। सबसे क्षेत्र कौन सा है जो यूपी का सबसे ज़्यादा कवर करता है? क्या वो कानपुर है? नहीं, कानपुर नहीं है। चलो इसका उत्तर बता देता हूँ, इसका उत्तर है बदायूं, ठीक है। अब मुझे लगता है इसका उत्तर ढूंढने में परेशानी होती है आपको, और बाकी आप देख लेना कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ पर ख़त्म होती है गंगा, मतलब यूपी को कहाँ पे छोड़ के चली जाती है ना। और कितने ज़िले हैं ये भी देख लेना, कितने ज़िले हैं यूपी में, ठीक है। तो अभी अगले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या है बताओ भाई। सांस किससे लेते हो? सरल क्वेश्चन है ना। या हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन है ना। हम सबको पता है कि जो ऑक्सीजन है उसी के थ्रू तो हम सांस लेते हैं। अरे भाई, ह्यूमन क्या करता है, O2 को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है ना। तो जो O2 है हमारा, यही तो ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर भी एक बार देख लो, श्वसन में जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो श्वसन होता है उसमें जो कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन से तोड़कर ATP बनाती हैं, और यही जीवन क्रिया के लिए आवश्यक गैस भी है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताना है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? क्या 1945 में हुआ था, 1946 में हुआ था, 1947 में हुआ था,
या फिर 1948 में हुआ था? चलो इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप मुझे इसका सही उत्तर दो। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो 1946 में है। ठीक है, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। देखो बहुत जगह ना कन्फ्यूज़न हो जाएगा इसका, क्योंकि बहुत से लोग इसको 1946 शायद नहीं लगाएंगे, वो 1947 ही मान के चलेंगे, क्योंकि आज़ादी भारत को 1947 में मिली थी, तो शायद वो इसको टिक करें। ठीक है, बट ये उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर 1946 है, तो याद रखना। अरे भाई लॉजिक लगाओ ना, 1947 में तो देश आज़ाद हुआ था, तो उससे पहले संविधान सभा का गठन हो गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, अच्छा मैं एक बार बता देता हूँ, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही 1946 के अंतर्गत इसका गठन हुआ था, और पहली बैठक जो थी वो 19 दिसंबर 1946 को हुई थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज कौन सा है? आपको बताना है पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज कौन सा है। क्या वो सोना है? नहीं। क्या वो हीरा है? क्या वो लोहा है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है हीरा। तो हीरा जो है वो सबसे कठोर है। ठीक है, याद रखना। सोना, लोहे का मत लगा देना। हमारे बहुत से लोग हैं वो सोचेंगे कि लोहा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, तो इसको टिक कर दो, बट ऐसा नहीं है। ये जो हीरा होता है वो सबसे कठोर होता है। ठीक है, कठोर मतलब लॉजिक लगाओ, जो सबसे महंगा है, जिसको ख़रीदने के लिए आपका दिल क्या है, बहुत ज़्यादा कठोर करना पड़े, तो वही हमारा हीरा है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सी व्याख्या इसकी देख लेते हैं क्या बताई है। जो मोहस कठोरता पैमाने पर हीरा सबसे कठोर होता है, इसका उपयोग औद्योगिक कार्यों और आभूषणों में होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्या वो K2 है, कंचनजंगा है, एवरेस्ट है या नंदा देवी है? दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पर आप इसका उत्तर एवरेस्ट नहीं है। ठीक है, आप इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, ये जो गलत उत्तर है, तो इसको गलत कंचनजंगा है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसको हटा दो। मैं फिर बोल रहा हूँ डिस्क्लेमर में, इसको हटा दो, ये गलत टाइप हो गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो कंचनजंगा है। ठीक है, ना कि एवरेस्ट है। अच्छा वैसे एवरेस्ट तो है, बट अच्छा सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे पृथ्वी की पूछ रहा है वो। ठीक है, गलती होगी मुझसे। इसका जो उत्तर है वो आपका एवरेस्ट ही है। मैं गलत हो गया, देखिए भारत की है। ओके ओके, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, माफ़ करिएगा। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो हमारी एवरेस्ट ही है, लेकिन कंचनजंगा जो है वो भारत की है। ठीक है, याद रखना, हमारे प्यारे भारत की जो ऊंची चोटी है वो हमारी कंचनजंगा है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो कंचनजंगा है वो भारत की है, और जो पृथ्वी की है वो एवरेस्ट की है। ठीक है, क्योंकि एवरेस्ट जो है वो भारत में, मतलब ये जो भारत की अगर हम बात करेंगे तो एवरेस्ट में वो काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। मेरे से गलती हो गई थी, एक बार माफ़ी मांग रहा हूँ फिर से। एवरेस्ट है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की जो मीटर इतनी इसकी देखी गई है, और ये नेपाल में सरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं इसे। ठीक है, ये याद रखना तिब्बत में इसका क्या नाम है, कई बार पूछ लेता है। वैसे तो ये UPSC का क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है, शायद पैट में आपसे ये पूछ ले तो। ठीक है, और भारत की आपको पता चल गया ना क्या है। अच्छा, पृथ्वी का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आईनेस्ट, आर्यभट्ट, रोहिणी या फिर IRS? तो इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। जो आर्यभट्ट था वो हमारा कौन सा था? पहला उपग्रह था। ठीक है, आज तो भारत ने अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ। हाल ही में अभी कुछ ही दिन पहले नहीं, अभी जल्दी में ही हमने एक दिवस मनाया है। ठीक है, उस दिवस का नाम था, क्या था? नेशनल स्पेस डे, NSD। ठीक है, राष्ट्रीय, भाई क्या बोलेंगे, नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? इसका सही बताना, और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये भी बताओगे आप। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप नोट करते रहना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सीरीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम करंट अफेयर भी बात करते रहेंगे, तो सिर्फ जो लिखा है उस पर विश्वास मत करिए, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी नोट करते रहिए या सुनते रहिए। वीडियो को चाहे दोबारा देख लेना, लेकिन छोड़ना मत। अच्छा, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा हमारी, आप वेबसाइट पे जाके इसके PDF को डाउनलोड कर लेना, या फिर टेक्स्ट इसको डाउनलोड कर लेना। तो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था
और इसका नाम जो है वो हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट पर रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, आर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, अगर किसी ने आर का एग्ज़ाम दिया है तो इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो इससे आए थे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको देख लेना। तो इसके जो 1985 में इसका हुआ था स्थापना। ठीक है, ये याद रखना आप, 1990 नहीं है, 1905 नहीं है, 1915 नहीं है। एक क्वेश्चन आप मैं आपको एक सलाह दे के जा रहा हूँ, अगर आप बोलोगे तो यूपी में जितने भी अधिवेशन हुए हैं, ठीक है, जितने भी अधिवेशन हुए हैं इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जिसमें किसने अध्यक्षता की है, तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, ये आप देख लेना। कुछ शायद कानपुर में हुए हैं, प्रयागराज में हुए हैं, और लखनऊ में हुए हैं, है ना। एक 1936 का शायद अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था। और तो ये अधिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है कि इस अधिवेशन की किसने ऑर्गेनाइज, मतलब कौन अध्यक्ष था उस समय और कहाँ पर हुआ था। तो ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस वाला पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये मत सोचना कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो पढ़ लेना क्योंकि आपका काम पढ़ने का है। तो फिलहाल इसका उत्तर जो है वो 1885 है। तो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा स्थापित किया गया था और इसका पहली बैठक जो कहाँ हुई थी वो बम्बई में हुई थी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चे होंगे ना वो चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक है, चुटकियों में उड़ा देंगे, क्योंकि हरित क्रांति का संबंध किससे बताना है? उद्योग से है, क्या कृषि से है, खनन से है, या जल प्रबंधन से है? अब बताओ किससे है भाई? इतना सरल क्वेश्चन। तो इसका उत्तर है कृषि उत्पादन से। तो डॉक्टर स्वामीनाथन जो हमारे थे उनको कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। तो कृषि से संबंध है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जो वाइट रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है और इसके जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। और इसके अलावा तो इसमें हाँ, आप वैसे क्वेश्चन ये पूछेगा तो नहीं, भारत में तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो डॉक्टर एस स्वामीनाथन से है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, दो डॉक्टर स्वामीनाथन है, इनको भारत रत्न दिया गया है हाल ही में। ठीक है, तो जो भारत रत्न वाली लिस्ट है उसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, मैं आपको करा दूंगा, अभी चिंता मत करिए, आगे वाली सीरीज़ में करा दूंगा जो भारत रत्न है या जो खेल अवार्ड है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो आर में भी काफ़ी ज़्यादा इनसे क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बार बार आप पढ़ लेना, ये मेन चीज़ें हैं जो हमेशा पूछी जाती रही हैं। तो फिलहाल तो मैं आपको करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। अभी तो इसका उत्तर कृषि उत्पाद है। ठीक है, तो हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई थी और इसका था उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई से उत्पादन बढ़ाना। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा रोचक हो तो हरित क्रांति में बता देता हूँ। हरित क्रांति में हमने क्या किया था, हमारी जो भारत थी ना, आपको पता होगा, अगर आपकी शायद दादी अभी हों तो उनसे पूछेगा, मेरी तो दादी नहीं रही बट वो मुझे बताती थी जब उनका समय था, और बाबा और दादी ये बताते थे कि जो हमारे यहाँ गेहूँ था ना, हमें खाने के लिए नहीं होता था, तो हम क्या करते थे उस समय, अमेरिका से हम गेहूँ को मंगाते थे और उसको कुछ हमारा रशिया से भी आता था, तो वो खाने लायक भी नहीं होता था, वो इतना बेकार हमें देते थे। लेकिन क्या करें, उस समय मजबूरी थी। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने भी कहा था कि जय जवान जय किसान, है ना, नारा दिया था। तो उस समय भारत ने इसकी ओर आगे बढ़ा और भारत ने हरी क्रांति लाया। तो इसमें क्या किया, जो हमारे ऐसी फसलें थीं जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, मतलब पानी तो आप बोलोगे कि चावल में भी चाहिए होता है। ठीक है, मतलब जो कम क्षेत्र में ज़्यादा प्रोडक्शन हमें दे सकती थी, और जो अनाज थे उनको छोटा करा गया। ठीक है, मतलब बौनी किस्मों को उगाया गया। जैसे आप पहले अगर आप देखो तो गेहूं होता था, पहले इतना ऊपर तक चला जाता था कि आदमी के जो हमारा कंधा होता है उससे थोड़ा नीचे तक गेहूं पहुंच जाता था। तो होता क्या था कि ये काफ़ी ज़्यादा एरिया हमारा घेरता था फील्ड में। ठीक है, अब मान लो एक फील्ड है, ठीक है, उसमें मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ 5 पौधे ही लग पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, और इन्हीं को मैं छोटा कर दूँ तो मैं इसमें छोटा कर दूँ, तो यहाँ पे मैं क्या है बहुत सारे पौधे लगा सकता हूँ।
तो इस तरीके से क्या है, मैंने इसको क्रॉप को इंक्रीज़ कर लिया, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर लिया। उसके बाद तो पता ही है कि भारत ने जो रफ्तार पकड़ी है एग्रीकल्चर में, दोस्तों एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जो आज भी शायद इतना रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, हम कुछ भी आविष्कार होता है, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी जो क्षेत्र है वो कम है, ठीक है, हर क्षेत्र की अपनी कीमत है। अब जैसे इसरो है हमारा, कितना बढ़िया काम कर रहा है, डिफेंस में हम DRDO कर रहा है, लेकिन हमारा एक एग्रीकल्चर सेक्टर भी है जो लगातार देश में काम कर रहा है। वो नई नई उपज बना रहा है, नई नई जो फसलें हैं, अगर कोई बीमारी आती है तो उसको बचाता है। अगर सोचो, अगर कोई ऐसी समस्या आ जाए जो हमारे पास खा नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, ठीक है। एक बार को आप बिना किसी लाइट के, देखो लाइट डेटा के तो आप रह सकते हो, लेकिन फूड के बिना कैसे रह लोगे, और ये जानवर को कब तक खा लोगे। और जानवर भी तो ऐसे नहीं होते, जानवर को भी तो खिलाना पड़ता है ना, उनके लिए भी तो उत्पादन करना पड़ता है ना, उनको भी तो खिलाओगे ना भाई, पालन करोगे। तो इसलिए एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर है जो शायद इतना रिकॉग्नाइज नहीं मिलता है लोगों को, अब मिलना शुरू हुआ है। मतलब जो साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया, उनको इतना नहीं मिला, अब जाकर उन्हें भारत रत्न मिला। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सॉरी, मैंने आपका समय ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप चुटकियों में मार दोगे, बाघ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है क्या। अच्छा, 1973 से लिख रखा है, 1973 से प्रोजेक्ट जो टाइगर के तहत संरक्षण किया जा रहा है, और अब तो ये राष्ट्रीय पशु है जैसा कि हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या होता है। जो मौसम परिवर्तन होता है पृथ्वी पर, उसका कारण क्या है। सूर्य का घूमना, पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण, चंद्र का गुरुत्वाकर्षण, या फिर वायुमंडल। तो हम सभी जानते हैं पृथ्वी का झुकाव जो है और वो घूमती है ना, इस कारण ही जो ऋतुएं हैं वो परिवर्तन होती है। ऋतुओं से मतलब है कि सर्दी आना, या फिर गर्मी आना, या फिर बरसात का मौसम आप कह सकते हो। तो जो भी ऋतु परिवर्तन हो रही है वो क्यों हो रही है, जो पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है एक तरफ, है ना, तो इस कारण ऋतु परिवर्तन होती है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बहुत काफ़ी सरल है, आप सभी ने इसको पढ़ा ही होगा। अच्छा, दिन और रात क्यों होते हैं, ये बताओ मुझे, पता ही होगा यार, क्या पूछ रहा हूँ मैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है, 23.5, ठीक है, और सूर्य के परिक्रमा के कारण ही ऋतुएं बदलती हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 1915 में नहीं हुआ था, ये 1919 में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। अभी इस पर एक मूवी भी आई थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा उसने बहुत ज़्यादा सच्चाई दिखाई है, आपको पता ही है, लेकिन काफ़ी दुखद घटना थी। इसमें लोग इकट्ठे हुए थे एक जगह, और जो कि अमृतसर में पड़ती है। तो ये जनरल डायर था, इसने क्या किया था, निहत्ती भीड़ पर गोली चलवाई थी। मतलब इन्होंने सारे जो गेट थे उनको ब्लॉक कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए थे, यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे भी थे। तो आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। अभी आपने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, उसके पीछे बहुत लोगों का खून बहा है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। यहाँ पे मुझे लोकसभा की भी बता दो, आपके लिए ऑप्शन दूँ, बताओ। 523, 552, 485 या फिर 560। चलो आपको पता होगा इसका उत्तर तो आपको तो पता ही होगा, तैयारी करते रहते हो, मैंने आपको एक पूछा जनरली, ठीक है। तो इसकी उत्तर है 250, ठीक है। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, और इसमें 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किससे प्रेरणा मिली है। क्या अमेरिकी संविधान से मिली, ब्रिटिश संविधान से, आयरिश से, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। देखो, अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा किससे प्रेरणा मिली है, आप एक बार उत्तर को सही से, प्रश्न को सही से देखिए। आपसे पूछा यहाँ पे जा रहा है कि भारतीय संविधान को किससे प्रेरणा मिली है। ऐसे क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। यहाँ पर वैसे ब्रिटिश संविधान बहुत से लोगों ने लगा दिया होगा। होता क्या है कि अगर आपसे पूछता सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर पूछता है वो, तो आप क्या लगाओगे, ब्रिटिश संविधान लगा दोगे। लेकिन अगर वो पूछे कि आपसे कि किससे प्रेरणा मिली है, तो हमने जो कुछ पॉइंट है वो अमेरिकी संविधान से भी लिए हैं, ब्रिटिश संविधान से भी ली है, आयरिश से भी लिए। तो इसमें जो है ऑप्शन वो तीनों ही सही हो जाएंगे। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त हो जाएगा सभी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप
बिल्कुल भी डरे ना। तो जैसे मौलिक अधिकार जो हमने लिए हैं वो अमेरिका से लिए हैं, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है और डीपीएसपी लिया है हमने आयरलैंड से। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पे प्लीज़ आप गलत मत करा करिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला है? हमने कौन सा संशोधन किया था जिससे हमने भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा दिया था? ऑप्शन है वो है 42वां, 44वां, 73वां या फिर 74वां। तो इसका सही उत्तर है 73वां। अच्छा, पेपर में आपको ऐसे नहीं मिलने वाला, मैंने यहाँ पे 42वां, 44वां और 73वां और 74वां रख दिया है। आपको यहाँ पे 71वां देगा और यहाँ पे 70वां देगा और 73वां, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती है ना, ये वही कर सकता है जिसको याद हो, ये चीज़ें तुक्कों से नहीं होती है, ठीक है। तो 73वां संशोधन जो था वो पंचायती राज व्यवस्था में लागू किया गया था। तो 1992 में 73वां संशोधन संविधान अधिनियम लाया गया था। इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, नियति के साथ एक ट्रिस्ट भाषण किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने इसका सही उत्तर दिया था क्या? नेहरू जी ने दिया था, पटेल जी ने या राजगोपालाचारी जी ने? तो इसका उत्तर है नेहरू जी ने, इसका सही आंसर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा देख लेते हैं। यह भाषण 2014 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिया गया था, ठीक है। और इसमें स्वतंत्र भारत की आशाओं को दर्शाया गया था। अक्सर आप ये जो सुनते होंगे इंटरव्यू, जो 25 इंटरव्यू, माफ़ी चाहूँगा, इंटरव्यू नहीं, जो स्पीच थी, वो इसको आपने अक्सर आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या कृषि विकास, भारी उद्योग, सेवाएं या फिर शिक्षा? तो इसका सही उत्तर है भारी उद्योग। दूसरी योजना 1956 से 1961 के बीच में महालनोबिस मॉडल अपनाया गया था और इसमें भारी उद्योग और औद्योगिकरण को बल दिया गया था। हमारे पास अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पॉर्टेंट। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या वो स्कर्वी होता है, क्या वह रिकेट्स होता है, या फिर बेरी होता है, या फिर एनीमिया होता है? तो काफ़ी ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। अच्छा, जो रिकेट्स है विटामिन डी के कारण होता है, ठीक है। एनीमिया आयरन के कारण होता है, कमी से, आप सभी को पता होगा। लोहा की कमी नहीं, मतलब लोहा मत खाने लगना भाई। जो एनीमिया होता है, हमारे खून होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, आयरन जो होता है, डॉक्टर कहता है ना कि आयरन की गोली खाओ, क्यों कहता है? क्योंकि एनीमिया ना हो जाए। और जो स्कर्वी रोग है दोस्तों, वो होता है विटामिन सी के कारण। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़े से खून निकलता है और ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी आंवला में ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये आंवला, ये वाला आंवला नहीं है, मतलब आंवला, ठीक है। और किस में होता है भाई? एग्रीकल्चर वाले बच्चे बताओ ज़रा, पता है आंवला से भी ज़्यादा किसी चीज़ में होता है विटामिन सी? एग्रीकल्चर वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे बता सकते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? इतना सरल क्वेश्चन। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। तो गंगा जी, गंगा जो है, माँ गंगा जो है, वो भारत जो इसकी लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 1950 में, 1962 में, 1976 में या फिर 1980 में? तो इसका उत्तर है 1976 में। 42वें संशोधन में 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे और ये मिनी संविधान भी इसे कहा जाता है। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जो भारत का सर्वोच्च बैंक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 1930 में हुई थी क्या? 1935 में हुई थी, 1947 या फिर 1950? तो इसका सही उत्तर है 1935 में हुई थी और ये 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था। मंगलयान किस ग्रह से संबंधित है? इतना सरल क्वेश्चन है। तो ये तो मंगल से है, हम सभी जानते हैं। और भारत ने मंगलयान कब लॉन्च किया था ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। चलो मैंने बता ही दिया है 1913 में इसरो ने मंगलयान लॉन्च किया था। इसके ऊपर एक मूवी बनी थी। और दोस्तों, मंगलयान जो है वो भारत चौथा देश बना था जिसने सफल मंगल मिशन लॉन्च किया था।
और ये काफ़ी किफ़ायती भारत ने लॉन्च किया था, और यहाँ से ही इसरो को एक लंबी छलांग मिली, और तब से इसरो हमारा है वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। चलो, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या महात्मा गांधी? तो इसका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर जी। और तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जैसा कि हमें पता है, और उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि जो राजेंद्र प्रसाद थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, वो कौन सी सभा के अध्यक्ष थे, ये आप मुझे बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? क्या 2 मिनट लगते हैं? 2 मिनट में तो नहीं आता ना, ज़्यादा लगते हैं। क्या 5 मिनट लगते हैं? नहीं भाई, 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो जो प्रकाश है वो इतना दूर है हमारा सूर्य कि उसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लग जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगर आपको प्रकाश की स्पीड से आगे जाना है तो आपको 3 लाख किलोमीटर सेकंड की गति से चलना होगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? विंध्य से, सतपुड़ा से, अरावली से या फिर हिमालय से? तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा। देखिए, नर्मदा नदी अमरकंटक पठार सतपुड़ा से निकलती है और ये पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड, राजमार्ग 44 या फिर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर या फिर गोल्डन कॉर्डिनेटर? तो इसका सही उत्तर है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं। तो जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। अच्छा, शेरशाह सूरी को आपको पता है, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी थी, और यही वो थे जिन्होंने हुमायूं को, जो कि मुग़ल शासक थे, उन्हीं को भारत से भगाया था। अगर शेरशाह सूरी लंबे समय तक टिक जाते ना, तो शायद मुग़ल वंश जो है वो आज हम इतना नहीं देख पाते। अब उसके पीछे बहुत सारे चीज़ें होती हैं। अब ये इतिहास का विषय है, इस पर डिबेट हम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी जब बड़ी क्लास लेंगे तब बात करेंगे। तो शेरशाह सूरी ने ही सासाराम से काबुल तक सड़क बनवाई थी, आज इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, आपको पता ही है। और इसकी शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि आयकर की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर जेम्स बिल्सन ने या फिर नेहरू जी ने? तो इसका सही उत्तर है जेम्स बिल्सन जो थे। 1860 में आयकर की शुरुआत जेम्स बिल्सन ने की थी, और ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1952, 1954, 1956 या 1962? तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जहाँ तक है वो 3 लोगों को 1954 में दिया गया था भारत रत्न। ये आप मुझे बताना किन को दिया गया था, और जो पिछले साल भारत रत्न है वो किन किन को दिया गया है, ठीक है, याद रखना। एक तो डॉक्टर स्वामीनाथन थे, मैंने आपको बता दिया है, उनको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा किन किन को दिया गया है मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा, इसलिए मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जो भारत रत्न होता है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, और 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये याद रखना। मैंने आपको बता दिया था, शायद 3 लोगों को ये दिया गया था 1954 में। तो वो 3 लोग कौन थे वो आप देखना, जब मैं भारत रत्न की एक वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? क्या वो चीन में है, भारत में है, मिस्र में, जापान में? जापान में नहीं है, मिस्र में नहीं है, भारत में नहीं है, चीन में है, जिसे हम चीन की ग्रेट वॉल दुनिया की सबसे लंबी दीवार कहते हैं। और इसकी लंबाई दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 21 किलोमीटर, मतलब 21,000, जी हाँ 21,196 किलोमीटर इसको कहा जाता है। लो भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, साइमन कमीशन कब आया था भारत? तो इसका प्रश्न मैंने डाल ही दिया है इसमें, मैंने देखा नहीं था। तो क्या 1927 में आया था, क्या 1928 में आया था, या फिर 1929 में, या फिर 1930 में? तो इसका उत्तर है 1928 में साइमन कमीशन आया था। तो साइमन कमीशन, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ था। क्यों विरोध हुआ था आपको मैंने बता दिया है, और 1928 में आया था। देखो, कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं, जिनकी उम्मीद नहीं होती है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। एक क्वेश्चन वो ये भी बना सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे बना देगा कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था, तो उसमें ऑप्शन लिख देगा पहला लिख देगा क्यों, क्योंकि वो अंग्रेजों ने लाया था। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। क्यों, क्योंकि गांधी जी इसको पसंद नहीं करते थे। तो इस तरीके से वो 3-4 ऑप्शन बना देगा और फिर आपको दे देगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिक से हमें हल करने होते हैं, तो इसमें आपको लॉजिक भी क्लियर रखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। आप सभी को पता ही होगा, मैंने बोला कि मैं सारे तरह के क्वेश्चन इसमें कवर करूँगा। तो अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब या बाबर। तो आप सभी को पता है कि जो ताजमहल था इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था और इसका निर्माण 1632 से 1953 के बीच में हुआ। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTA का मुख्यालय कहाँ पर है। इसके ऑप्शन है पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क या लंदन। बताओ, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। तो आपका समय ख़त्म होता है। तो इसका सही उत्तर है जिनेवा में WTA का है। अच्छा, WHO का कहाँ है ये आप मुझे बताना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका गठन 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है भैया प्यारे, स्विट्ज़रलैंड में है। चलो अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। क्या वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 1971 के भारत पाक युद्ध में कराची बंदरगाह पे हमले की याद में मनाया गया था। अच्छा, ये जो इसका एक्सप्लेन किया है कि 1971 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ था तो उसमें जो कराची बंदरगाह हुआ था उसके हमले की याद में मनाया जाता है। तो ये नौसेना की बहादुरी को सम्मानित करने के लिए है। मनरेगा किस वर्ष लागू हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 2005, 2006, 2007, 2008। तो इसका सही उत्तर है 2006 में लागू हुई थी। तो जो दोस्तों जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं, इसमें ये ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित कराता है। वैसे कुछ जगहों पे मतलब 100 तो है ही, कुछ जगहों पे 150 भी होता है ये। ठीक है, कुछ जगहों पे होता है, हर जगह पे नहीं होता है, शायद वो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन वैसे 100 ही है। अगर आपके पास ऑप्शन आएगा तो आप 100 ही लगाना, कोई विशेष स्थिति दी गई हो तब लगाना होता है। चलो हमारा अगला प्रश्न है गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था। अच्छा, इसके PDF जो चाहिए वो मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा अपने चैनल का, उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे भी मैं आपको इसी तरीके के जो भी नोट्स हैं इंपॉर्टेंट वो मैं देते रहूँगा क्लासेस के, तो आप उनको फॉलो कर लेना। ठीक है, वहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गोधरा किस राज्य में है, मतलब कांड किस में होता। आपको पता है ये जो गोधरा में मूवी आई है, तो हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले, मतलब काफ़ी ट्रेंडिंग रहा था, सरकार ने काफ़ी जोर दिया था। तो इसका उत्तर गुजरात है, हम सभी को पता है। गोधरा कांड फरवरी 2002 में हुआ था। इसमें साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई गई थी। चलो आगे बढ़ते। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय जी या फिर दयानंद सरस्वती जी या गांधी जी। आपके सामने 10 सेकंड का समय, आप बताइए। तो जो इसका आपका समय खत्म होता है, इसका सही उत्तर है विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये मिशन समाज, शिक्षा, सेवा और समाज में सुधार पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई किस से संबंधित हैं, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। क्या उनका संबंध गणित से है, इसरो से है, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर भौतिकी से है या फिर रसायन से है। तो हम सभी को पता है जो विक्रम साराभाई हैं उनका संबंध किससे है, इसरो से है। ठीक है, जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी माने जाते हैं और इसरो की स्थापना में उनका योगदान रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी इसरो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिशन भी है। एक इसका गगनयान मिशन है, वो पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1757, 1761, 1764 या 1776। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये युद्ध अंग्रेज़ों और शुजाउद्दौला वर्सेस मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था।
इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और इसके बाद ही उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला था। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला क्वेश्चन, जिन्हें जिन्हें कूका आंदोलन कहा जाता है उनका संबंध किससे है? क्या पंजाब से है, महाराष्ट्र से है, बंगाल से या बिहार से? तो इसका सही उत्तर है पंजाब। और कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। इसका नेतृत्व है वो बाबा राम सिंह जी ने किया था। चलो अगला प्रश्न है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1947 या फिर 1950, 1951 या 1955? तो इसका सही उत्तर है 1951 में। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी? इसका सही उत्तर है स्वीडन। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबल ने की। ये स्वीडन और नॉर्वे द्वारा प्रदान किया जाता है। ट्रम्प हंसी आती है, ट्रम्प इसी के पीछे लगा हुआ है बार बार नोबेल पुरस्कार के बीच में, इसलिए वो गाता रहता है कि मैंने इसके वॉर रुकवा दी, ये कर दी, वो कर दी। चलो, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? तो भाई 2015 में हुई है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। और अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो अभी हमने बताया था शास्त्री जी ने दिया था, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 में दिया था और ये उद्देश्य सैनिकों और किसानों को प्रेरित करना था। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है जेनेवा, वही स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पे WTO का भी है। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो यहीं पर ही हमारा सफ़र खत्म होता है आज की वीडियो का। कल हम फिर से एक नई सीरीज़ जो हमने शुरू करी है, इसमें नई वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम फिर से 50 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको फॉलो कर लीजिए। आगे से जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है आपको वहीं मिलेंगे। अपना और अपनों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।